नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है, बूढ़ी काकी बुद्धिराम के पास क्यों रहती थी? तो आपका उत्तर इसका में क्या रहेगा? क्योंकि बूढ़ी काकी का बुद्धिराम के सिवा और कोई नहीं था, इसीलिए वो बुद्धिराम के पास रहती थी। उसके संतान थी, लेकिन सभी संतानें ईश्वर के पास चली गई थी, या यूं कह सकते हैं कि संसार से विदा ले गई थी। तो बूढ़ी काकी अकेली थी। यही कारण है कि उसने अपने भतीजे बुद्धिराम के नाम सारी संपत्ति कर दी थी और वो उसी के साथ रहती थी। सुखराम के तिलक पर घर का वातावरण कैसा था? सुखराम कौन है? ये बुद्धिराम का बेटा है। सुखराम के तिलक पर घर का वातावरण बड़ा ही आनंददायक था। लोगों की भारी भीड़ थी, तरह तरह के खान पान तैयार हो रहे थे, मेहमानों का खूब आदर सत्कार हो रहा था। बुद्धिराम और रूपा कार्यभार संभालने में बहुत ही व्यस्त दिखाई दे रही थी। तो वातावरण कैसा था? आनंददायक था, खूब चहल पहल वाला था। और बुद्धिराम या रूपा वो क्या कर रहे थे? घर का कार्यभार संभालने में व्यस्त नजर आ रहे थे। उसके बाद प्रश्न बनता है कि लाडली और बूढ़ी काकी में परस्पर सहानुभूति क्यों थी? देखिए, लाडली कौन है? बूढ़ी काकी की पोती है, ये रूपा की बेटी। लाडली को अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई चबेना खाने के लिए बूढ़ी काकी के सिवा और कोई सुरक्षित जगह नहीं थी। उससे बूढ़ी काकी को कुछ खाने को मिल जाता था। इस तरह दोनों में परस्पर सहानुभूति थी। यानी बूढ़ी काकी के पास छुपकर वो सुरक्षित महसूस करती थी। अपने भाइयों से बचने के लिए वो बूढ़ी काकी के पास आकर छुप जाती थी, और वहां पर बूढ़ी काकी उसके छुपने का सहारा थी, तो वहीं लाडली बूढ़ी काकी को कुछ खाने के लिए दे देती थी। इसीलिए दोनों में आपसी जो प्रेम भाव है वो कुछ ज्यादा था, या सहानुभूति अधिक थी। रूपा का व्यवहार काकी के प्रति किस प्रकार का था? देखिए, हमने कहानी में पढ़ा कि रूपा का व्यवहार बूढ़ी काकी के प्रति बहुत ही अन्यायपूर्ण और कठोर था। उसके बाद बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। देखिए, बुढ़ापा आने पर किसी प्रकार की जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व निभाने की न तो कोई क्षमता होती है, ना ही कोई सोच समझ। बुढ़ापा में बच्चों के समान स्वतंत्रता आ जाती है। स्वार्थपरता के कारण अच्छा बुरा का कुछ भी ख्याल न तो बुढ़ापा में होता है, न ही बचपन में। इस प्रकार की कोई और भी बातें होती है जो बचपन और बुढ़ापा में होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। तो ये हम जानते हैं कि बूढ़े और बच्चे, इसीलिए कहते हैं कि बूढ़े और बच्चे दोनों एक समान होते हैं। बूढ़े भी जब बुढ़ापे में प्रवेश करते हैं तो बच्चे बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों के समान उनमें छल कपट का भाव नहीं रहता, बल्कि ना उन्हें समाज के उच्च आदर्शों का ध्यान रहता है। वो बालकों की तरह बन जाते हैं और केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति पर ही वो ध्यान देते हैं। भोजन की थाली अपने सम्मुख देखकर बूढ़ी काकी की मनोदशा का वर्णन कीजिए। यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, थाली आएगा यहाँ। भोजन की थाली अपने सामने देखकर बूढ़ी काकी खिल उठी। उसके रोम रोम में ताजगी आ गई। उस समय वह अपने ऊपर हुए अत्याचार और तिरस्कार को बिल्कुल भूल गई। वह भोजन की थाली पर टूट पड़ी। धड़ाधड़ पूड़ियों को खाने के लिए वह आतुर हो उठी। उसके एक एक रोए रूपा को आशीर्वाद दे रहे थे। यानी बूढ़ी काकी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, और इतना तिरस्कार, इतना दुख, इतना अपमान सहने के बाद भी जैसे ही उसकी भूख शांत हुई, या उसकी लालसा या उसकी इच्छा पूरी हुई, वैसे ही वो रूपा को खूब आशीर्वाद भी देने लगी। रूपा का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? देखिए, रूपा हमने जाना कि बहुत ही कठोर स्वभाव की स्त्री है और बूढ़ी काकी को बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो बूढ़ी काकी को जब वो जूठे पतलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठाकर खाते हुए देखती है तो उसका हृदय सन्न हो जाता है। उसे बूढ़ी काकी के प्रति किए गए अन्याय और अत्याचार का भारी पश्चाताप हुआ। इस प्रकार उसका हृदय भी परिवर्तित हो गया। उसके बाद हमारा प्रश्न है कि रूपा ने अपनी गलती का पश्चाताप किस प्रकार किया? देखिए, रूपा ने अपनी गलती का पश्चाताप इस प्रकार किया। उसके संवाद क्या है कि हाय कितनी निर्दयी हूं, जिसके संपत्ति से मुझे 200 रुपये वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था। सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन किया। मैं उनके इशारों की दासी बनी रही। अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भरपेट भोजन न दे सकी। केवल इसी कारण ही वह वृद्धा है, केवल इसी कारण कि वह वृद्धा है
और असहाय है। तो इस संवाद से हमें, इस कथन से हमें पता चलता है कि रूपा को अपने किए का बहुत पछतावा था। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है जो बड़े प्रश्नों में भी आ सकता है। ये जो हमने प्रश्न किए, ये 2 नंबर के अनुसार हमने प्रश्न किए जो 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। बड़े प्रश्नों में मुंशी प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी के आधार पर बूढ़ी काकी का चरित्र चित्रण कीजिए। देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले आप एक परिचय देंगे कि कहानी में बूढ़ी काकी का चरित्र सबसे ज्यादा संवेदनशील है। वो एक विधवा बूढ़ी स्त्री है। 20 साल पहले उसके पति का देहांत हो गया और बेटे जवान होकर चल बसे थे। केवल एक भतीजा था जिसका नाम था बुद्धिराम। इसके सिवा उसका कोई भी सहारा नहीं था। अतः उसने इस आश्वासन पर अपनी सारी जमीन जायदाद पंडित बुद्धिराम के नाम कर दी कि वह आजीवन उसकी देखभाल करेगा। संपत्ति लेने के बाद बुद्धिराम ने लंबे चौड़े वादे किए और काकी को सभी प्रकार की सुविधाएं देने का वादा किया था, लेकिन संपत्ति के मिलने के बाद वह सब भूल गया। परिणाम क्या हुआ कि बूढ़ी काकी अपमानित और तिरस्कृत होकर बुद्धिराम के घर में एक कोठरी में पड़ी रहती। उसके भोजन, पानी और अन्य सुविधाओं की ओर कोई उचित ध्यान नहीं दिया जाता। उसके चरित्र की विशेषताओं की अगर बात करें तो वो इस प्रकार हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारी जो पॉइंट हम बनाएंगे, बेसहारा स्त्री। देखिए, बूढ़ी काकी एक बेसहारा औरत है क्योंकि उसके सभी जो जवान बेटे थे वो चल बसे थे। उसके हाथ पांव भी ठीक प्रकार काम नहीं करते। चलने फिरने में भी वो लाचार है। आवश्यकता पड़ने पर उसके हाथ पांव के, वो केवल अपने हाथ पांव के सहारे सरक लेती है। वह दिन भर जमीन पर पड़ी रहती है। उसके जीवन की अन्य सभी इच्छाएं मर चुकी है। केवल जीवा का स्वाद उसे लगा हुआ है। स्वादिष्ट वस्तुओं के प्रति वह अत्यधिक आकर्षित और मीठी खट्टी चटपटी वस्तुएं खाना उसे बहुत अच्छा लगता है। यद्यपि बुद्धिराम ने उससे सारी संपत्ति अपने नाम लिखवा ली, लेकिन वह उसकी सुख सुविधा की ओर कोई ध्यान भी नहीं देता। बूढ़ी काकी की जमीन जायदाद से होने वाली 150 रुपए की वार्षिक आय स्वयं डकार जाता है। अतः बूढ़ी काकी निश्चय से एक बेसहारा और कमजोर नारी के रूप में है। वो केवल जैसे तैसे अपना जीवन काट रही। दूसरा, उसके चरित्र की विशेषता है कि वो धैर्यहीन और असंतुष्ट है। देखिए, बूढ़ी काकी के स्वभाव के लिए बुद्धिराम और उसके घर के लोग ही उत्तरदायी हैं। यदि उसे समय पर भोजन मिल जाता तो वह बच्चों जैसी हरकतें कभी न करती। बाहर के लोग भी इस तथ्य से भली भांति परिचित है कि काकी के रोने चिल्लाने का मूल कारण खाने पीने की सामग्री प्राप्त न होना है। वृद्धावस्था के कारण काकी अपना संतोष और धैर्य खो चुकी है। घर में यदि कुछ बनता है तो वह यही आशा करती है कि सबसे पहले उसे मिलना चाहिए। थोड़ी सी देर हुई नहीं कि वो जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। बुद्धिराम के बड़े लड़के का तिलकोत्सव था। घर में तरह तरह के पकवान तैयार हो रहे थे। अपनी कोठरी में बैठी बूढ़ी काकी पकवानों की सुगंध के कारण बेचैन और धैर्यहीन बनी जा रही थी। उसे एक ही चिंता थी कि उसके लिए कोई भोजन लेकर क्यों नहीं आया। घी और मसालों के सुगंध के कारण वो काफी बेचैन हो रही थी। पूड़ियों के स्वाद को याद करके उसके मन में कुछ कुछ होने लगा। काकी के समक्ष पूड़ियों की तस्वीर रह रहकर नाचने लगी। इसीलिए वो अपना धैर्य खो बैठी और हाथों के बल सरकती हुई कढ़ाई के पास जा पहुंची। अपनी इसी धैर्यहीनता और बेचैनी के कारण बूढ़ी काकी को रूपा की फटकार का भी सामना करना पड़ा। तो इससे हमें पता चलता है कि समय पर पर्याप्त भोजन ना मिलना और इसी अनदेखी के कारण ही वो धैर्यहीन और असंतुष्ट स्वभाव की बन गई थी। उसके बाद है उपेक्षित और तिरस्कृत। देखिए, बूढ़ी काकी को जब हमने कहानी के माध्यम से जाना तो हमें पता चला कि वो वाकई में एक उपेक्षित और तिरस्कृत नारी है। एक लाडली है जो उसका ध्यान रखती है। लाडली को छोड़कर घर में कोई भी उसकी सुख सुविधा या भोजन के बारे में चिंता नहीं करता। यहाँ तक कि उसका भतीजा बुद्धिराम भी उस पर एक पैसा खर्च नहीं करना चाहता। दूसरी ओर बुद्धिराम के बेटे या तो उसको चुटकी काट जाते या उस पर कुल्ला कर जाते। वह बेचारी अपमानित होकर सब कुछ सहन करती रहती। बूढ़ी काकी घसीटते हुए कढ़ाई के पास जाती है तो उसे वहां देखकर रूपा भी उस पर बहुत ज्यादा क्रोध करती है। रूपा ने बुढ़िया को मेहमानों के सामने अपमानित किया और बुरी भली बातें कही, जिससे सुनकर काकी न रोई न चिल्लाई बल्कि चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में जा पहुंची। इस अवसर पर अपमानित होने के कारण काकी को बहुत ही गहरा सदमा भी पहुंचा।
उसके बाद है पश्चातापग्रस्त। देखिए, बूढ़ी काकी जीवा के स्वाद के कारण अक्सर सीमाओं का उल्लंघन कर जाती है और भोजन न मिलने पर रोने और चिल्लाने लगती है। लेकिन जब उसका अपमान होता है तो वो मन ही मन पश्चाताप भी करती है। वह अपनी जीवा के स्वाद के कारण रेंगती हुई कढ़ाई के पास चली गई थी और रूपा ने उसे वहां देखकर अपमानित किया। लेकिन कोठरी में लौट कर वो जब वापस आई तो वहां पर पश्चाताप करने लगी कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, वात्सल्यमयी। बूढ़ी काकी एक वात्सल्यमयी नारी है। भले ही लाडली अपने भाइयों से डरकर बूढ़ी काकी के पास आती है और उसे मिठाई चबेना भी देती है, लेकिन वह लाडली से स्नेह भी रखती है। यही नहीं, तिरस्कार और अपमान के कारण वह थोड़ी देर के लिए बेचैन रहती है। वह घर के सभी लोगों का भला चाहती है। रूपा ने भला ही उसका अपमान किया और उसे भोजन न दिया हो, फिर भी बूढ़ी काकी रूपा को क्षमा कर देती है और उसके द्वारा थाली में सजाकर लाया गया भोजन स्वीकार कर लेती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बूढ़ी काकी वात्सल्यमयी नारी के रूप में पाठकों को प्रभावित करती नजर आई है इस कहानी में। सरल हृदय। मुंशी प्रेमचंद की कहानी में आरंभ से स्पष्ट है कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी की वृद्धावस्था में जब वो पहुंची तो उसका स्वभाव कैसा हो गया, बच्चों जैसा स्वभाव हो गया है। वो बहुत ही सहज और सरल है। उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं है। भले ही बुद्धिराम और रूपा उसका अपमान करते हैं, लेकिन बूढ़ी काकी दो मीठे बोल सुनकर सब कुछ भूल जाती है और उन सबका भला चाहती है। तो अंत में निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि बूढ़ी काकी एक सरल हृदय नारी है। वह अपनी उपयुक्त चारित्रिक विशेषताओं के कारण पाठक को प्रभावित करती हुई कहानी में नजर आती है। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।